प्रारंभिक दृश्य वर्ष 61 में नॉचेस, मिसिसिपी में सेट किया गया है, जहां हमारा परिचय मिस्टर वॉन विर्ट नामक एक धनी व्यापारी से होता है। वह एक खिलौना कंपनी के मालिक हैं और वर्तमान में अपने सचिव के पद के लिए कोबे डेलम नामक महिला का साक्षात्कार लेते नजर आ रहे हैं। साक्षात्कार के दौरान श्री विर्ट ने उन्हें बताया कि कैसे भगवान ने धूल से मनुष्यों का निर्माण करते समय पूर्णता की तलाश की। उनका मानना है कि प्लास्टिक की गुड़िया पाप करने में असमर्थ है क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती, और यदि मनुष्य गुड़िया की तरह होते तो भगवान और भी अधिक खुश होते, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाते। कोबे के बायोडाटा की समीक्षा करने के बाद मिस्टर विर्ट ने उसे बताया कि अपने उत्कृष्ट रिकॉर्ड के बावजूद वह इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। जब वह विरोध करने की कोशिश करती है तो एक लड़का उसे पीछे से पकड़ लेता है और कैमरा चालू हो जाता है। थोड़ी देर बाद कोबे को होश आता है और वह खुद को मानव आकार की गुड़ियों से घिरे एक घर में पाती है। इसके तुरंत बाद मिस्टर विर्ट अपने स्वयं के कस्टम डिजाइन किए गए गुड़िया घर में उसका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि वह अगले 7 दिनों तक वहां रहेंगी। वह आगे कहता है कि सचिव के पद के लिए उसकी योग्यताएं बहुत अच्छी थीं। यही कारण है कि उसने उसे एक पेजेंट के रूप में नियुक्त किया है। यह सुनकर वह कहती है कि उसे इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह उससे कहता है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। घबराहट की स्थिति में कोबे भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर विर्ट के गार्ड यूस्टस ने उसे रोक दिया, जो जीभ की कमी के कारण बोल नहीं सकता। जैसे ही मिस्टर विर्ट जाने की तैयारी करते हैं, कोबे अकेले न छोड़े जाने की विनती करते हैं, जिस पर उनका दावा है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ ही समय बाद कोबे को पता चला कि मानव आकार की गुड़िया वास्तव में असली लोग हैं। वे बस गुड़िया की तरह कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे पर मुखौटे पहने हुए हैं और एक मूर्ति जैसी स्थिति बनाए हुए हैं। कोबे पूछता है कि क्या हो रहा है, और मानव गुड़िया में से एक, जिसका नाम ऑनरेलिया है, उसे बताती है कि उसे एक पागल खिलौना निर्माता द्वारा अपहरण कर लिया गया है जो गुड़िया से ग्रस्त है। उनके अनुसार मिस्टर विर्ट अपने बेटे ओटिस वैन विर्ट के लिए मां ढूंढने के लिए एक आदर्श गुड़िया की तलाश में है। इसके लिए वह उन्हें एक प्रतियोगिता के भाग के रूप में विभिन्न परीक्षण करने के लिए मजबूर करता है। जो लोग माप नहीं लेंगे वे सबसे खराब तरीके से हटा दिए जाएंगे। हर्लीन नाम की एक अन्य मानव गुड़िया कोबे को अपना पहला काम सौंपने से पहले कुछ आराम करने की सलाह देती है। हालांकि कोबे दरवाजे और खिड़कियों की जांच करना जारी रखती है क्योंकि उसे केवल यहां से बाहर निकलने में दिलचस्पी है। हर्लीन का कहना है कि वह समझती है कि कोबे किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जब उसे पहली बार यहां लाया गया था तो उसने भी उसी तरह प्रतिक्रिया की थी। कोबे को आश्चर्य है कि अगर साक्षात्कार देने वाले सभी लोग गायब हो जाएं तो क्या कानून को संदेह नहीं होगा। इसके जवाब में हर्लीन बताती हैं कि वे सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। ऑनरेलिया एक नर्तकी थी, फे एक किंडरगार्टन शिक्षक थी, और बोनी को सीधे उसके घर से अपहरण कर लिया गया था। हर्लीन आगे कहती है कि उनके भागने की कोशिश बेकार है क्योंकि यह जगह एक तिजोरी की तरह बनी है। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, हर्लीन ओटिस की मां एलेन के बारे में बताती है, जिसकी 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। आधिकारिक कहानी में कहा गया है कि वह एक दलदल में डूब गई, लेकिन कोबे को पता चला कि यह सच नहीं है। इसके बाद हर्लीन असली घटना का खुलासा करती है। मिस्टर विर्ट ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप उसने यूस्टस को उन दोनों को एक कुएं में फेंकने का आदेश दिया। उस दुखद घटना के बाद से श्री विर्ट अपने बेटे के लिए एक आदर्श मां खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इससे कोबे को एहसास होता है कि प्रतियोगिता जीतना ही इस झंझट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। एक तेज घंटी बजने से उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है। हर्लीन जल्दी से कोबे को एक पोशाक पहनने, एक स्थिति लेने और तब तक स्थिर रहने का निर्देश देती है जब तक उसे हिलने के लिए नहीं कहा जाता। थोड़ी देर बाद ओटिस अंदर आता है और नई गुड़िया कोबे से बात करता है। वह उसे बताता है कि वह जोकरों से नफरत करता है और खुद को बचाने के लिए यूस्टस को कोबे को खत्म करने का आदेश देने का फैसला करता है। वह उसे एक जादुई करतब दिखाती है जिसमें वह उसके फायर ट्रक को अपने आप घुमा देती है। यहाँ यह पता चला है कि कोबे के पास वास्तव में टेलीकिनेटिक क्षमता है और वह अपने दिमाग से चीजों को स्थानांतरित कर सकती है। इससे लड़का बहुत प्रभावित होता है, झांता है। उस रात बाद में ऑनरेलिया कोबे से पूछती है कि उसने फायर ट्रक को कैसे चलाया, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने यह अपने चाचा से सीखा था जो जादू के करतब दिखाया करते थे। ऑनरेलिया ईर्ष्यालु प्रतीत होती है और उस पर प्रतियोगिता जीतने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाती है। कोबे का दावा है कि वह ओटिस की मां नहीं बनना चाहती क्योंकि इसका मतलब मिस्टर विर्ट की पत्नी होना भी होगा। हालांकि ऑनरेलिया का मानना है कि इसे जीतने से उसे भागने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, एक अलार्म बजता है जिसका अर्थ है कि यह परीक्षण का समय है। इसके बाद मिस्टर विर्ट उन सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठाते हैं और एक मेनू का खुलासा करते हैं। क्रॉफिश, कार्डिनल और टेरापिन सूप। किसी को कैसे पता कि टेरापिन क्या है? फिर वह उनसे 1 मिनट के भीतर क्रॉकरी को सही ढंग से सेट करने के लिए कहता है। यदि वे सफल हुई तो उन्हें एक आदर्श गृहिणी माना जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी मेज व्यवस्थित करने लगते हैं। टास्क जीतने के लिए बेताब ऑनरेलिया एकदम सही सेटिंग करती है, कोबे के विपरीत, जो दूसरों की नकल करने की कोशिश करते समय पानी का गिलास गिरा देता है। समय समाप्त होने के बाद श्री विर्ट गुड़िया की प्रत्येक टेबल सेटिंग का निरीक्षण करते हुए अपने हाथ में एक मवेशी उत्पाद रखते हैं। ऑनरेलिया परीक्षा पास कर लेती है, जबकि हर्लीन और कोबे को क्रमशः 2 और 4 अंक प्राप्त होते हैं। इस बीच फे सबसे बड़ी गलतियां करती है, इसलिए वह कुएं में फेंके जाने से पहले मवेशी के उत्पाद को देखकर स्तब्ध रह जाती है। यह दर्शाता है कि दांव कितने ऊंचे हैं और प्रत्येक गुड़िया को अपने निरंतर अस्तित्व के लिए कितना सही होना चाहिए।
अगली सुबह ऑटिस फिर से गुड़िया घर जाता है और कोबे के साथ खेलता है। वह उसके फायर ट्रक को चलाने की वही जादुई चाल दिखाती है। जब लड़कों ने इस तरकीब के बारे में और पूछा तो कोबे ने स्वीकार किया कि यह जन्म से ही एक उपहार था। वह कहती है कि वह दूसरों से अलग है, बिल्कुल ऑटिस की तरह, जो स्कूल नहीं जाती और गुड़ियों से खेलती है। यह लड़के को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि उसने अपने सहपाठियों और शिक्षकों द्वारा परेशान किए जाने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया है। ओह छोटा ऑटिस, मैं कल्पना नहीं कर सकता क्यों। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, ऑटिस ने व्यक्त किया कि वह चाहता है कि कोबे उसकी नई मां बने। जवाब में वह सबसे अच्छी मां बनने का वादा करती है यदि वह अपने पिता को अन्य गुड़ियों को मुक्त करने के लिए मना लेता है। उसकी बातों से आश्वस्त होकर ओटिस अपने पिता से बात करने जाता है। उस रात जब वह दालान से नीचे जा रहा था, उसने अपने पिता को फोन पर बात करते हुए सुना और अपने हाथ से सिली हुई गुड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए और समय मांगा। उसे खराब मूड में देखकर ऑटिस इस विषय को उठाने से झिझकता है। अगले दिन घंटी बजती है और महिलाएं जल्दी से अपनी पोशाकें पहनती हैं। कुछ ही समय बाद मिस्टर विर्थ गुड़िया घर में प्रवेश करते हैं और अपने अगले परीक्षण की घोषणा करते हैं। इस परीक्षण को पास करने के लिए मानव गुड़ियों को एक स्त्री स्प्रे मिश्रण करना होगा और एक शर्ट को सही तरीके से मोड़ना होगा। कार्य शुरू होने से पहले वह डॉल्फिन स्ट्रीट लॉन्ड्री के मालिक महाशय सेडो का एक संक्षिप्त इतिहास प्रदान करता है। जैसे ही 3 मिनट का टाइमर शुरू होता है, महिलाएं उन्मत्त होकर काम करना शुरू कर देती हैं। समय बीत जाने के बाद मिस्टर वर्ट उनके काम का मूल्यांकन करते हैं, जिसकी शुरुआत हर्लिन से होती है, जिसे 3 अंक मिलते हैं। कोबे की शर्ट का निरीक्षण करने पर उसे यह अत्यधिक कठोर और झुलसी हुई मिली। इसकी सजा के तौर पर वह उसे इस्त्री बोर्ड पर अपना हाथ रखने के लिए मजबूर करता है और फिर उसे गर्म लोहे से दबा देता है। असहनीय दर्द के बावजूद कोबे एक भी शब्द नहीं बोलता है। ऑरेलिया हमेशा की तरह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है, जबकि बोनी को उसकी शर्ट से दुर्गंध आने के कारण बाहर कर दिया जाता है। मैंने कहा कि शर्ट बकवास नहीं, मिस्टर वेट कहते हैं। इसके बाद मिस्टर वेट बाकी गुड़ियों को सूचित करते हैं कि कल एक अंतिम कार्य होगा और जो इसमें उत्कृष्ट होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इस घटना के बाद हर्लिन कोबे के घावों को भरने के इरादे से उसकी मदद करती है। इस दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि मिस्टर वेट कोबे को पसंद करते हैं क्योंकि वह उस शर्ट को जलाने के लिए उन्हें हटा सकते थे। इस बीच ऑनरेलिया उनकी बातचीत सुन लेती है और कोबे की हत्या करने का फैसला करती है। इसके लिए वह एक नुकीली धातु की कील पकड़ती है और ऊपर कोबे के कमरे की ओर जाती है। वह जोकर की पोशाक में कील चुभोती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक पुतला है। तभी हर्लिन और कोबे पीछे से आते हैं, जिससे पता चलता है कि वे पहले से ही उसकी योजना के बारे में जानते थे। कैसे? किसे पड़ी है? इससे ऑनरेलिया क्रोधित हो जाती है। कौन समझाता है कि वह मरना नहीं चाहती? कोबे ने जवाब दिया कि उनमें से किसी को भी मरना नहीं है, क्योंकि उसके पास भागने की योजना है और वे सामने के दरवाजे से चल सकते हैं। ऑनरेलिया ने चेतावनी दी कि यूस्टस उनका शिकार करेगा, लेकिन कोबे ने उसे आश्वासन दिया कि उनकी गुप्त योजना उजागर होने से पहले वे ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन तीनों महिलाएं पुतलों को गुड़िया की वेशभूषा में सजाती हैं, जबकि वे खुद को पर्दे के पीछे छिपाती हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर वेट यूस्टस के साथ अपने अंतिम कार्य की घोषणा करने के लिए डॉल हाउस में आते हैं। जबकि मिस्टर वेट पुतलों के साथ बातचीत करते हैं, कोबे निकास द्वार को अनलॉक करने के लिए अपनी टेलीकिनेटिक क्षमता का उपयोग करता है और तीनों गुड़िया घर से बाहर निकल जाते हैं। एक बार बाहर आने पर कोबे का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह ऑटिस की सबसे अच्छी मां बनने के अपने वादे को पूरा करने का फैसला करती है। क्यों? ऑनरेलिया और हर्लिन ने वहां और अधिक समय बर्बाद न करने और इसके लिए दौड़ने का फैसला किया, जबकि कोबे ऑटिस की तलाश में मिस्टर वेट की हवेली में प्रवेश करता है। दूसरी ओर मिस्टर वेट एक बाइबल प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है, उत्तर देता है। अंततः उसे एहसास होता है कि वे पुतले हैं। हवेली में कोबे ऑटिस का पता लगाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पिता एक बीमार व्यक्ति हैं। लेकिन घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में लड़के ने उसे एक मवेशी उत्पाद बंदर देखो बंदर करो से अचेत कर दिया, जिससे वह गिर गई। इस बीच हर्लिन लड़खड़ाकर गिर जाती है, इसलिए वह ऑनरेलिया से मदद की गुहार लगाती है। हालांकि ऑनरेलिया उसे बहुत धीमी और तेज आवाज के कारण मारने का इरादा रखती है। वह अपना सिर तोड़ने के लिए एक बड़ी चट्टान पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय यूस्टस उसे पीछे से गोली मार देता है, जो फिर हर्लिन को भी मार देता है। बाद में कोबे को होश आता है और वह खुद को एक मेज पर बंधा हुआ पाती है। मिस्टर वेट उसके पास खड़े हैं और उसे प्रतियोगिता जीतने के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि ऑटिस विंटेज डॉल के पास एक चीनी मिट्टी का सिर है, जिसमें एक श्रवण यंत्र लगाया गया है, जिससे उन्हें उनकी योजना के बारे में पता चला। परिणाम स्वरूप उन्होंने यह देखने के लिए विश्वास की अंतिम परीक्षा की योजना बनाई कि कौन उनके बेटे के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। इस रहस्योद्घाटन के बाद कोबे के शरीर के खिलाफ एक बड़ा गुड़िया सांचा दबाया जाता है। उसे चीनी मिट्टी के बर्तन में लपेट दिया जाता है। उसकी परेशानी के कारण उसकी टेलीकिनेटिक क्षमताएं रोशनी को झिलमिलाने लगती हैं, लेकिन यह इतनी मजबूत नहीं है कि उसे भागने में मदद कर सके। अगले दृश्य में कोबे अपनी गुड़िया के रूप में मिस्टर वेट और ऑटिस को चाय परोसती हुई दिखाई देती है। इसी समय उनके सामने 2 वस्त्रधारी महिलाएं आती हैं। पता चला है कि वे मिस्टर रोबिचो की अकादमी की चुड़ैलें हैं। वे अपनी शक्ति का उपयोग मिस्टर वेट और यूस्टस को फ्रीज करने और गुड़िया के सांचे को तोड़ने, कोबे को मुक्त करने के लिए करते हैं। एक युवा चुड़ैल बताती है कि वे पहले आ गए होते, लेकिन कोबे के जादू बहुत कमजोर थे। कोबे हैरान दिखाई देता है, इसलिए चुड़ैलें स्पष्ट करती हैं कि वह उनमें से एक है और वे उसे बचाने के लिए यहाँ हैं। ऑटिस उनसे विनती करता है कि वे उसे पीछे न छोड़ें, इसलिए कोबे उसे इस शर्त पर अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है कि वह कभी अपने पिता के पास नहीं लौटेगा।
जैसे ही वे चले जाते हैं, चुड़ैलें अपने हाथों के झटके से मिस्टर वर्ट, यूस्टस और गुड़िया घर को जला देती हैं। अंतिम दृश्य में हम कोबे को मिस रोबा शो की अकादमी में ओटिस को छोड़ते हुए देखते हैं। जाने से पहले वह सुझाव देती है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग नाम का उपयोग करे। तभी एक लड़की उसके पास आती है और ओटिस उसके साथ अंदर जाने से पहले अपना परिचय स्पॉल्डिंग के रूप में देता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें। चैनल की सहायता के लिए सूचनाएं चालू करें और एक लाइक